हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं आज केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के 30 क्वेश्चंस का सेट लेके आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव से एक अच्छा सा स्कोर ऑब्टेन कर सकते हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव को ही नहीं देखना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पे अधिक फोकस करना है। इसके अलावे आप सब्जेक्टिव को भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव से एक अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है, सहायक हो सकता है। ठीक है, देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक जो होता है एक धातु और एक अधातु से बनता है। तो ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन सी में क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सॉरी, हाँ, पोटेशियम क्लोराइड है। तो पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या होता है, आयनिक यौगिक होता है। और आयनिक यौगिक का निर्माण जो है एक धातु और एक अधातु के निर्माण से होता है। जब तक धातु अधातु संयोग नहीं करेगा तो आयनिक यौगिक का निर्माण होगा नहीं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, एल्युमिनियम का। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है। तो आप लोगों को 30 तक परमाणु संख्या याद होना चाहिए। लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, 26। कितना होता है, 26 होता है। नेक्स्ट देखिएगा, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है। तो जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, इसलिए क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर, लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण या फिर इसी को हम लोग जस्तीकरण भी कहते हैं। तो मतलब लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाना गैल्वेनीकरण या फिर क्या कहलाता है, जस्तीकरण कहलाता है, जिससे लोहे का संक्षारण को रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो अगर आप अभिक्रियाशील श्रेणी को देखेंगे तो वहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि Hg, Ag और Au से ऊपर Cu आता है, कॉपर आता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार कॉपर अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है, एनोड पर। कहाँ होगा, एनोड पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, धातुएं उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं। तो धातु जो है उष्मा और विद्युत का चालक होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सभी धातु विद्युत और उष्मा का चालक होता है, सभी अधातु विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। लेकिन वहाँ पर क्या था कि एक आप अपवाद में पढ़े होंगे कि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए यहाँ 9 नंबर में क्या हो जाएगा, धातु जो है विद्युत का चालक या सुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी या फिर आवर्त सारणी में धातुएं जो है यह किस ओर अवस्थित होता है, यानी कि धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होता है। तो यह बाईं ओर। कहाँ होता है, बाईं ओर। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर देखिएगा, Si, Ge, As और Sb तत्व कहे जाते हैं। तो Si, Ge, As और Sb जो है ये सभी क्या है, उपधातु है। तो 11 का क्या हो जाएगा, डी। फिर देखिए, अधातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है। तो अधातु जो होता है आवर्त सारणी में दाईं ओर होता है। कहाँ होता है, दाईं ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातु को क्या कहते हैं, तो सामरिक धातु कहते हैं, कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं। जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता होता है जिसमें भी, वह सभी के सभी धातु होता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहते हैं। मतलब धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहेंगे, संयोजकता कहेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
पारा विद्युत धारा प्रभाव में उत्पन्न करते हैं। तो पारा भी एक क्या है, पारा जो है एक धातु है जिसको हम लोग Hg भी बोलते हैं। और याद रखिएगा कमरे के ताप पर पारा जो होता है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि पारा विद्युत धारा प्रभाव में उत्पन्न करते हैं उच्च प्रतिरोध। क्या उत्पन्न करते हैं, उच्च प्रतिरोध, यानी कि हाई रेसिस्टेंस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की प्रकृति क्या है, यानी कि एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड्स हैं और जिंक के जो ऑक्साइड हैं इसका जो प्रकृति होता है, नेचर जो है वो क्या होता है, दोनों तरफ, मतलब वो अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। इसलिए इसको आप पढ़े होंगे द्विधर्मी ऑक्साइड के रूप में। ठीक है, तो द्विधर्मी ऑक्साइड मतलब क्या हुआ, जिसमें कि दोनों प्रकार का गुण, मतलब कभी अम्ल में तो कभी क्षारीय में, मतलब दोनों प्रकार का जिसमें गुण हो वह द्विधर्मी ऑक्साइड। और अभी तक देखा गया केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही ऐसे ऑक्साइड हैं जो द्विधर्मी ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 23 नंबर, क्या कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु क्या बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ जब धातु संयोग करता है तो हाइड्राइड बनाता है। एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, जब धातु के साथ जल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है। धातु के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो धातुक ऑक्साइड बनता है। और धातु के साथ जब हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है तो हाइड्राइड। तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। धातु के साथ जल का अभिक्रिया करेगा, जल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम, जैसे कि जल के साथ धातु अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, धातु के साथ जल की अभिक्रिया से हाइड्रोक्साइड, धातु के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया से ऑक्साइड, और धातु के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया से क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कॉपर सल्फेट के विलयन, कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में जिंक डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा लवण बनता है। तो वह वर्णहीन लवण बनेगा। क्या बनेगा, वर्णहीन लवण। ये एग्जाम्पल है विस्थापन अभिक्रिया का, देख लीजिएगा। फिर क्या है, ऑक्साइड अयस्क को समृद्धि करने के लिए इसे किया जाता है। तो ऑक्साइड अयस्क को जब समृद्धि करते हैं तो समृद्धि करने के लिए द्रव चालित धुलाई किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जिंक पर तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है। तो जिंक पर जब जिंक हो गया धातु, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि अम्ल हो गया, तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो अल्युमिनियम पर मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनोडीकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है, धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है। तो धातुएं जो है जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाएगा, तो यह हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जिंक और अल्युमिनियम में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो जिंक और अल्युमिनियम में अधिक अभिक्रियाशील अल्युमिनियम होता है। क्या होता है, अल्युमिनियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। धातु से अधातु में तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। और इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी होता है तो उसमें सहसंयोगी यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ स्थानांतरण की जब बात हो, कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की बात हो तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ क्या बनेगा, आयनिक यौगिक। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की बात हो तो क्या बनेगा, वहाँ पर साझेदारी की बात होगा तो वहाँ पर बनेगा सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, अब थोड़ा सा अभिक्रियाशीलता को, धातु का अभिक्रियाशीलता को दिखाने के लिए एक ट्रिक भी है। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीका सा पकाता है। ठीक है, केदारनाथ के लिए आप के लिखिएगा, के से केदार, एन से नाथ, उसके बाद का CA, मालिक MG। ठीक है, आलू AL, जरा ZN, फीका FE, सा SN। ठीक है, उसके बाद फिर H। ठीक है, तो केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीका सा पकाता है। तो अब केदारनाथ से फीका सा पकाता है तो जाइएगा तो केदारनाथ की तरफ बढ़ेगा। जिसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप एग्ज़ाम को अच्छे से कवर कर पाए, एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से कवर कर पाएँ और एक अच्छा सा स्कोर को ऑब्टेन कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि एक अगर वैसे तो नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट अगर ढंग से पढ़ेगा तो वो तो 60% मार्क्स ला ही सकता है,
लेकिन अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है, सब अच्छा परसेंटेज लाना है, तो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जितना हो सके अधिक से अधिक समय पढ़ाई पर दें। ठीक है, इधर उधर फालतू का टाइम ना बिताएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।